स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम 30 प्रहार बैच यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई 2023 एग्जामिनेशन के लिए चला रही है, जिसमें पॉलिटी, रीजनिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ऐसे करके सभी जीएस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल हिंदी के सारे वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच दोनों के माध्यम से हमारे साथ जुड़ करके मिनिमम फीस के ज़रिए तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ऐसे में अभी एक नॉर्मल डेमो सीरीज चल रही है हमारी, ताकि आप देख सको कि कितनी डेप्थ और क्वालिटी वाली क्लास आपको मिलने वाली है। हम इतना व्यापक भी क्लास नहीं बनाने वाले हैं कि आपकी आवश्यकता अगर 5 केजी की है तो हम आपको 10 केजी खिला दें। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जितनी रिक्वायरमेंट इस एग्जामिनेशन के लिए है या फिर एसएससी जीडी के लिए है, एसएससी सीजीएल 2023 की टीयर 2 एग्जामिनेशंस के लिए है, या फिर भविष्य में एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें पॉलिटी, ज्योग्राफी और जीएस के जितने पोर्शन हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। ऐसे में पिछली क्लास आपने देखी जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रारंभ कर चुके हैं और उसमें पार्ट्स का डिस्कशन कर रहे थे। आइए एक बार और हम स्टार्ट करते हैं पार्ट से ही और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर देखें, शानदार तरीके से आप समझ जाएंगे। चलिए, भारत का संविधान बनाने के लिए 1946 में चुनाव हुए। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो गई और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पेश कर दिया। अब ये उद्देशिका प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव था जो पूरे संविधान सभा में जितने सदस्य थे उनको यह साफ कर देने वाला था कि भारत जो संविधान बनाने जा रहा है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस प्रकार से भारत के संविधान बनने के लिए वो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उसका खाका पूरा जो खींचा गया वो उद्देशिका प्रस्ताव था। ठीक है, जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में सभी सदस्यों के सामने बोले। फाइनली भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया और लागू किया गया पूर्ण रूप से। कब? 26 जनवरी 1950 को, जो कि 1930 में प्रथम स्वतंत्रता दिवस ब्रिटिश के अधीन रहते हुए ही अपनी तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों ने 26 जनवरी के दिन रावी नदी के तट पे तिरंगा फहरा करके आंशिक स्वतंत्रता दिवस मनाई थी। उसी की याद में 26 जनवरी को ही भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया और अंतिम दिन जो संविधान सभा की बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 का दिन था। यानी 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई तो सभी सदस्यों ने जो मूल प्रति तैयार हुई थी संविधान की उस पर हस्ताक्षर किए और भारत के मूल संविधान में 22 भाग शामिल थे। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है, और फाइनली 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। इनको हमको अलग अलग तरीके से पढ़ना है। भाग 1 में बात की गई है अनुच्छेद 1 से 4 तक, इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ यानी भारत और इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अब संघ में राज्य आ जाते हैं और राज्य क्षेत्र में उसके यूनियन टेरिटरीज और भविष्य में भी अधिग्रहित करने वाले क्षेत्र आ जाते हैं। अब इसमें अनुच्छेद 2, 3, 4 क्या है? अनुच्छेद 2, 3, 4 कहता है कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जो बहुत बड़े हैं, उनको तोड़ करके वापस से एक नया स्टेट क्रिएट किया जा सकता है। फिर इसका आर्टिकल 2, 3 ये कहता है कि कोई स्टेट है, उन स्टेटों को छोड़ करके अगर यूनियन टेरिटरी को स्टेट का दर्जा देना हो या अलग से कोई क्षेत्र ऑक्युपाइड कर लें या समुद्र में कोई नया द्वीप निकल आए और उसको राज्य का दर्जा देना हो तो संघ को छोड़ के, यानी जितने राज्य अवेलेबल हैं उनमें कोई काट छाट किए बिना अलग से किसी यूनियन टेरिटरी या किसी
प्राप्त हुए क्षेत्र को राज्य बनाना है तो केंद्र सरकार ही सिर्फ ऐसा कर सकती है, यही इसमें बताया हुआ है। अब बात करते हैं हम दूसरे पार्ट की, जिसमें सिटीजनशिप की बात की गई है। सिटीजनशिप का अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन मिलता है। अब डायरेक्ट एग्जामिनेशन में अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना हो तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकता है कि भारत के संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है, ये डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। तो आप बताएंगे भाग 2 में सिटीजनशिप यानी नागरिकता का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न उठ सकता है कि नागरिकता के लिए जो भाग 2 अलॉट किया गया है जिसमें नागरिकता शामिल है वह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आर्टिकल 5 से 11 तक है। अब इस आर्टिकल 5 से 11 तक को थोड़ा सा मैं आपको, चूंकि इंट्रो चल रहा है तो पूरे पार्ट में क्या क्या हमें पढ़ना है ये हम बताते चल रहा, ये हम पूरे पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है ये हम थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझाते चल रहे हैं। नागरिकता जो शब्द है, ये नागरिकता शब्द बताती है कि किसी देश में रहने वाले लोगों का क्या अधिकार होगा, वहाँ पे जो विदेशी आएंगे उनका क्या अधिकार होगा, क्या उनको भी नागरिकता मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, या फिर ये जो भारत का संविधान बना और 2 देश बने पाकिस्तान और इंडिया यानी भारत, इन दोनों देशों में से अगर कोई इधर का आदमी उधर चला जाए और उधर का आदमी भारत चला आए तो ऐसे में किस किस ड्यूरेशन के दौरान नागरिकता मिलेगी, नागरिकता चली जाएगी, ये सब का वर्णन 5 से 11 तक दिया हुआ है। तो 5 से 11 तक इस नागरिकता का जो वर्णन किया गया है भाग 2 में, उसमें अनुच्छेद 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। वो यह पूछ सकता है कि नागरिकता पर अगर कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगा, राज्य सरकारें बना सकेंगी या राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं या सिर्फ केंद्र सरकार। तो भारत के संविधान का भाग 2 जिसमें नागरिकता की बात की गई है उसका अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता पर जब भी कानून बनाना होगा तो सिर्फ केंद्र सरकार को ही नागरिकता पे कानून बनाने का अधिकार है। और केंद्र सरकार में भी कहने का मतलब ये है कि संसद को, भारत की संसद को, यानी ये सेंट्रल लिस्ट है तो कोई भी कानून कहाँ बनता है, जो सरकार में है वो इनिशिएट करेगा और पूरी तरह से उसे पारित करेंगे कौन, भारत की संसद। भारत की संसद में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। पिछली क्लास में मैंने वर्णन कर दिया है कि राष्ट्रपति क्यों शामिल होते हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरी चौथी बात ये आती है नागरिकता में कि भारत में एकल नागरिकता है। प्रश्न उठता है भाई एकल नागरिकता काहे के लिए, क्या जरूरत है एकल नागरिकता की, हमें दोहरी नागरिकता मिलनी चाहिए थी, हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के भी नागरिक हों और साथ ही साथ भारत के भी नागरिक हों, डबल नागरिकता का फायदा मिले। तो ऐसे में क्या होता, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता, विवाद पैदा हो जाता। बिहार के आदमी को उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं लेने दिया जाता और उत्तर प्रदेश के आदमी को बिहार और मध्य प्रदेश में नहीं लिया जाने देता। फिर उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सोने का भंडार, लोहे का भंडार होता तो कहता कि हम अपने ही पास रखेंगे, देश को नहीं देंगे, या फिर देश की आवश्यकता के लिए काम नहीं करता। ऐसे पूरा कॉन्सेप्ट जो है उलझ करके रह जाता। और नागरिकता का यह प्रोविजन भारत के लोगों के अनुसार, भारतीय समाज और परिवेश के अनुसार एकल नागरिकता ब्रिटेन से सीखी गई, क्योंकि हम ब्रिटेन से ज़्यादा हैबिचुअल थे, क्योंकि उन्होंने ही लगभग 200 साल तक हम पे शासन किया था। इसलिए ब्रिटेन में एकल नागरिकता थी और उसको हम देख रहे थे, हमने समझा, हमारे भारत के संविधान बनाने वालों ने, कि यही हमारे लिए बेहतर है। तो उन्होंने एकल नागरिकता की कि पूरे देश में सिर्फ एक ही नागरिकता होगी और सिर्फ भारत का नागरिक आदमी कहलाएगा। ये आपको जानना है, इतना पॉइंट इसमें। चलिए अब बात करते हैं भाग 3 की। इसमें बात की गई है मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स। क्या होता है ये मूल अधिकार, 2 शब्दों से बना है, एक है मूलभूत और दूसरा अधिकार। मूलभूत का मतलब कि मैं पृथ्वी पर जन्म लिया और किसी राष्ट्र में जन्म लिया तो मेरा तो मूलभूत अधिकार होना चाहिए ना कि मैं जीवित रह सकूं।
अगर मैं पैदा होते ही मेरे बाप दादा या फिर समाज या फिर सरकार कहे कि ये लड़का मुझे अभी से लग रहा है कि बढ़िया काम नहीं कर पाएगा, देश के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो संभावनाओं के आधार पे ही मैं बेटा हूं, बेटी हूं, मेरा कत्ल कर दिया जाए, मुझे मार दिया जाए। जैसे भ्रूण हत्या बहुत पहले से होती चली आ रही है, आज भी भारत के समाज में बनी हुई है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, कुछ प्रत्यक्ष रूप से। तो कुछ तो अधिकार हमें मिलना चाहिए ना, कि पता चले कि हमने अपनी बात रखी कि हमें जो है फला आदमी, फला नेता पसंद नहीं आ रहे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं, हम उनको वोट नहीं देने वाले हैं। और कोई आए, सरकार में हो, विपक्ष में हो, हमारे ऊपर FIR दर्ज कर दे और फिर हमको जेल में डाल के पूरा जीवन कटा दे, उम्र कैद, कि इन्होंने मानहानि की है हमारी। तो ऐसे तो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। हम कुछ बोल ही नहीं सकते। जो आदमी कुछ बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, जी नहीं सकता, सही से खा नहीं सकता, उसको रोजगार की उपलब्धता नहीं मिलेगी, सिर्फ कुछ लोगों को मिलेगी, तो फिर वो कैसे अपना विकास कर पाएगा? ऐसे में किसी भी एक व्यक्ति को, अगर वो किसी देश का नागरिक है, तो उसको कुछ मूलभूत अधिकार मिलने ही चाहिए। और यही किया भारत के संविधान बनाने वालों ने। और मूल अधिकार के चार्टर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये अमेरिका के संविधान में देखा जाता है और अमेरिका के संविधान से सीखा गया है। तो मूल अधिकार भाग 3 में सम्मिलित किया गया है और अगर अनुच्छेद पूछे तो 12 से 35 तक इसका वर्णन है। ठीक है, इसमें बात की गई है कानून के समक्ष समानता की, विधियों के समान संरक्षण की, आर्टिकल 14 में। फिर कहा गया है धर्म, वंश, मूल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये आर्टिकल 15 में। अवसर की समानता की बात की गई है 16 में। 17 में छुआछूत का निषेध, अस्पृश्यता का निषेध है। 18 में उपाधियों का अंतर है। 19 में स्वतंत्रता की बात है। 20 से लेकर के फिर 21, 22, 23, 24, जैसे 23 और 24 की बात की जाए तो ये महिला और बाल शोषण से संबंधित है। वहीं 25 से लेकर के 30 तक जो है अल्पसंख्यकों और धार्मिक रूप से मौलिक अधिकार दिया गया है अल्पसंख्यकों को। ठीक है, सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, अपना संरक्षण करना, अपना इस्टेब्लिश करना संस्था, इन सब का अधिकार है। फिर उसके बाद मार्शल लॉ वगैरह में किस तरह से मूल अधिकार को कम किया जा सकता है, ये सब के बारे में वर्णन है। ठीक है, तो चलिए इतना जान गए आप। अब मूलभूत अधिकार के बारे में और 2-3 पॉइंट जान लीजिए कि मूलभूत अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिसको सरकार सीमित तो कर सकती है लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती। ये मूल अधिकार आपको कुछ स्वतंत्रता देते हैं कि आपको अधिकार है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं, यानी कुछ अपवाद स्वरूप कहते हैं कि आपका अधिकार यहां से खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन क्या गाली दे सकता हूं? नहीं दे सकता ना, क्योंकि ये असामाजिक भाषा हो जाएगी। तो ऐसे में जहां तक मैं अच्छे से बात कर पाऊं वहां तक मेरी स्वतंत्रता है, मेरे विचारों की स्वतंत्रता है। लेकिन मैं बदतमीजी पे उतारू हो जाऊं, गालियां देने लगूं और फिर उसके बाद अभद्र भाषा का प्रयोग करूं, देश विरोधी भाषा का प्रयोग करूं, तो ये क्या है? हमारी स्वतंत्रता का उल्लंघन है, यानी हम अपनी स्वतंत्रता का ही उल्लंघन करने जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार हमें रोकेगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का संविधान खुद एक हाथ से अधिकार देता है तो दूसरे हाथ से कुछ मुद्दों पर रिस्ट्रिक्शन लगा के अधिकार वापस ले लेता है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट यह है, इसमें एक अनुच्छेद शामिल है 12 से 35 तक है। इसमें आर्टिकल 32 आता है जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसे BR अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। समझ रहे हैं क्यों कहा होगा? संविधान की आत्मा कह रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ी बात होगी। ये इसलिए कहा गया कि आखिर अगर कुछ हमें अधिकार है तो वो अधिकार बताने वाला और अधिकार को प्रोटेक्ट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। हम कहें कि हमको बोलने का अधिकार है और 2 आदमी आए किनारे से और हमको 2 बार थपड़िया के निकल लिए, कहे घेवड़ा अधिकार है तुमको, तुमको कौन सा अधिकार है, मारे निकल लिए, तो तुम क्या करोगे?
अगर तुम्हारे मौलिक अधिकारों का कुछ उल्लंघन हो रहा है तो ये आर्टिकल 32 कहता है कि अगर आपको नौकरी देने के नाम पर कहा जा रहा है कि आप अल्पसंख्यक हो, आप फला जात के हो, आप फला लिंग के हो, आपको नहीं दी जा सकती नौकरी, तो आप उठ करके जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और कह सकते हो उसका दरवाजा खटखटा के कि मेरी फरियाद सुनो। और सुप्रीम कोर्ट बाधित है, लाजमी है कि अगर सच में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान ने बाधित किया है कि उनको यह मामला सुनना ही पड़ेगा। समझ गए? क्योंकि ये आर्टिकल 32 अपने आप में मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह 12 से 35 के बीच में आता है और भारत के संविधान बनाने वालों ने मूल अधिकार को जस्टिबल इन नेचर बनाया है। यानी अगर कोई इनका उल्लंघन करता है, आपके अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है, तो कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका डाल के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और आपके अधिकारों को लागू करने के लिए लगभग 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षण, अधिकार परीक्षा, यह हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगला है आपका भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये हैं आर्टिकल 36 से 51 तक। इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह बताया गया है कि मौलिक अधिकार यानी मूलभूत अधिकार जो है वो तो न्यायिक रूप से न्यायोचित है, आप लागू करा सकते हो, लेकिन भारत के संविधान बनाने वालों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायोचित नहीं बनाया। यानी इसमें आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो बातें कही गई हैं उसको लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। भाई ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि एक उदाहरण देकर के अगर मैं आपको समझाऊं कि आपके परिवार ने आपको मूल अधिकार दिया हुआ है कि तुमको स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, आप पढ़ने जा रहे हो, लेकिन क्या आप स्कूल जाने के समय अपने माता पिता से रोज 500 1000 लेकर के जा सकते हो? रोज मिलेगा आपको कि हमको आज कॉपी लेनी है, तो आज पार्टी करना है, तो आज जन्मदिन है? नहीं होने वाला ना। कभी 5 रुपए मिल गया, कभी 10 मिल गया, कभी 50 मिल गए, कभी 100 मिल गए। क्या डेली कंटिन्यूटी मिल सकती है? नहीं मिल सकती ना। तो जो आपका मूल अधिकार है, शिक्षा आपको चाहिए, परिवार दिला रहा है आपको, यह मौलिक अधिकार हुआ। लेकिन आपको जो अन्य आवश्यकता है वो परिवार अपने पारिवारिक खर्चे के बाद अगर बचता है तो आपकी आवश्यकताओं के अनुसार उसे धीरे धीरे पूरा करता है। जैसे पिताजी या मम्मी कहते हैं बेटा आज नहीं कल दिलवा देंगे, आज पैसा नहीं है, बेटा 2 दिन इंतजार कर लो, पेमेंट मिलेगा तो फिर तुमको दिलवा देंगे। तो ये क्या है? ये जो बात है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यानी मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य चीजें नागरिकों के लाभ के लिए, नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कुछ करना हुआ। तो ये आर्टिकल जो लिखा हुआ है ना, यही जवाब है कि जब भी मूल अधिकारों के अलावा सरकार कानून बना करके अपने नागरिकों के लिए कुछ बेहतर करना चाहे तो ये उनको दिशा निर्देश देंगे, उनको एक चेहरा देंगे, एक किताब देंगे कि आप ये किताब पढ़ो और देखो कि इसमें क्या क्या रह गया है भारत के नागरिकों के लिए एक्स्ट्रा करने के लिए। ठीक है? तो यहां राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य जब कानून बना के कुछ एक्स्ट्रा करे तो उसके लिए अगर नीति बनाना चाहता है तो निर्देश देगा। निर्देश, आदेश नहीं, निर्देश। आदेश का मतलब बाइंडिंग और निर्देश का मतलब कि हम बता रहे हैं ये हो सकता है, आप कर सकते हो। एक होता है कर सकते हो और एक होता है करना ही पड़ेगा। तो करना ही पड़ेगा आदेश है और कर सकते हो निर्देश है। समझ रहे हैं? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बात कही गई है। तो भैया कहा क्या गया है? इसमें कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, साथ ही साथ महिलाओं और वृद्धावस्था में पहुंचे लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराना, ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करना, लघु उद्योग कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, कृषि प्रणाली को बेहतर बनाना, पशु बलि निषेध
लागू करना, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि की बात की जा रही है। तो ऐसे कई सारे अनुच्छेद इसमें शामिल हैं जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं, जिनको बाद में कानून बना करके पूरी तरह से लागू भी किया गया है। जैसे इसी अनुच्छेद में 36 से 51 के बीच में अनुच्छेद 40 आता है, और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी। इसको पूर्ण रूप से संवैधानिक बनाते हुए 73वां संविधान संशोधन किया गया और ग्राम पंचायत और नगर पालिका का पूरी तरह से संवैधानिकरण कर दिया गया। ठीक है, अब आता है पार्ट 4A मूल कर्तव्य। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है मौलिक कर्तव्य अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि जाकर के पढ़िए कि ये पार्ट 4A लिखा हुआ है, भाग 4A। तो ए क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, इस बारे में पता करिए। कब आया, कैसे आया, पहले से था कि नहीं था, मूल कर्तव्य क्या होता है, क्या सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है या विदेशियों को भी प्राप्त है, क्या मूल कर्तव्य में जो वर्णन किया गया है उसको निकाल के कानून बना के लागू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ये सभी चीजें आप एक बार पढ़ के आइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको ये सीरीज जो पॉलिटी की चल रही है और यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए जो प्रहार बैच चल रहा है, शानदार तरीके से आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। आइए मिलकर लड़ते हैं एक एक पोस्ट के लिए, क्योंकि एग्जाम 30 देखने वाला कोई भी बंदा बिना सिलेक्शन लिए नहीं रह सकता। जय हिंद, जय भारत।